नमस्कार छात्रों, जय हिंद। सभी को राम राम। शिक्षा मंत्र अकेडमी में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें एमपीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम के सभी एग्जाम के लिए साइंस आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सारे टॉपिकों पर चर्चा होगी। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उन पे ज़्यादा चर्चा होगी, जो टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है उनको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का इंट्रोडक्शन, अर्थात जीव विज्ञान का परिचय की बात करने वाले बेटा जी। सभी बच्चों से इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें बेटा। अच्छा लगे वीडियो। सारे टॉपिक इसी चैनल पे आपको आते रहेंगे शिक्षा मंत्र एजुकेशन क्लासेस पर। बात करते हैं साइंस की, बात करते हैं तो साइंस का आज परिचय पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस क्या है? सबसे पहले साइंस की बात होती है तो डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, अर्थात अगर बात करें साइंस क्या है तो आपको बताना होगा कि डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज ही क्या होता है? साइंस होता है। जब किसी वस्तु की खोज कर लेते हैं तो वो साइंस माना जाता है, विज्ञान माना जाता है। अगर बात करें बेटा सत्य का अनुभव, नॉलेज कहलाता है एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ। जब किसी चीज का या सत्य का अनुभव हो जाता है, या किसी चीज का या पदार्थ का जब अनुभव हो जाता है, उसे हम नॉलेज कहते हैं। बेटा मान के चलो ये ट्यूबलाइट है या एक पेन है, पेन की पहले खोज हुई होगी, फिर इसको क्या अनुभव किया होगा। जब इसकी खोज हुई थी तो इसे विज्ञान कहा गया। जब इसको महसूस किया गया, इस पर अनुभव किया गया, वो होता है नॉलेज। अर्थात हम कह सकते बेटा कि जो साइंस होता है, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम साइंस कहते हैं। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम साइंस कहते हैं। कहने का अर्थ है साइंस का अर्थ होता है जानना, जिज्ञासा, खोजना, ये सब होता है साइंस। बात करें साइंस दो प्रकार का होता है, एक रियल साइंस होता है, एक सूडो साइंस होता है। सूडो साइंस को बेटा छद्म विज्ञान कहते हैं, जबकि रियल साइंस को सत्य विज्ञान कहा जाता है। रियल साइंस जो होता है बेटा जी, वो सिद्धांत पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? सिद्धांत पे आधारित होता है। जबकि बेटा अब बात करें सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी क्या होती है। बात करें सिद्धांत क्या होता है या थ्योरी क्या होता है। मान के चलें एक ऐसा सत्य जिसे बदला ना जा सके। बेटा एक ऐसा सत्य जिसे बदल नहीं सकते, एक ऐसा सत्य जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो सिद्धांत होता है। नो चेंजिंग होता है बेटा, अर्थात अपरिवर्तनशील होता है, अनचेंजिंग। सिद्धांत जो होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, अर्थात इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ क्या है बेटा जी? मान के चले बेटा इस पेन को हवा में या ऊपर फेंकेंगे तो ये पेन कहां पर गिरेगा? नीचे गिरेगा। इसी पेन को दिल्ली में ऊपर फेंकेंगे, यह पेन नीचे गिरेगा। इसी पेन को अमेरिका में फेंकेंगे, ये पेन नीचे गिरेगा। तो बताओ ये जो सत्य है, ये जो विज्ञान है, किसी भी स्थान पर, किसी भी पर्सन और किसी भी समय के साथ नहीं बदलता। अर्थात ये थ्योरी जो होती है, ये जो सिद्धांत जो होता है, वो स्थान के साथ, पर्सन के साथ और समय के साथ नहीं बदलता। इस पेन को आप कहीं भी फेंको, अमेरिका, यूएसए, कहीं भी फेंको, ये पेन हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा, क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। जब बदला नहीं जा सकता, इसी को बेटा क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत जो होता है बेटा अपरिवर्तनशील होता है, ये से बदला नहीं जा सकता बेटा। जबकि स्यूडो साइंस की बात करें, ये पैराडिग्म होता है, अवधारणाओं पे आधारित होता है। बेटा किस पे आधारित होता है? अवधारणाओं पे आधारित होता है, अर्थात ये परिवर्तनशील होता है, ये बदल जाता है, समय के साथ बदल जाता है, पर्सन के साथ, स्थान के साथ, सभी के साथ बदल जाता है।
बेटा कहने का अर्थ है सिद्धांत हमेशा बदलता नहीं है, जबकि छद्म विज्ञान जो होता है, अवधारणा जो होती है बेटा, समय के साथ, पर्सन के साथ बदल जाती है। आगे चलते हैं, जो बात करेंगे बेटा छद्म विज्ञान, रियल साइंस की जो बात कर रहे थे, सत्य विज्ञान दो भागों में बटा होता है बेटा। एक लिविंग वाला पार्ट होता है, एक नॉन लिविंग वाला पार्ट होता है। बेटा सीखने की कोशिश करें, जो सत्य विज्ञान रियल साइंस को हमने आगे दो भागों में बांटा, एक लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग जो होता है इसे जीवित कहते हैं, इसे अजीवित कहते हैं, सजीव और निर्जीव भी कहा जाता है। इसे बेटा सजीव भी बोलते हैं और बेटा इसे निर्जीव भी बोलते हैं। बेटा इसे क्या बोलते हैं? निर्जीव भी बोलते हैं। तो दो भागों में बांटा गया। सजीव जो होता है, जीवित जो होता है बेटा, जीवित जो होता है इसमें जैविक विज्ञान आता है। जीवित में कौन आता है? जैविक विज्ञान, अर्थात बायोलॉजिकल साइंस आता है। जबकि नॉन लिविंग में जो होता है मैटर, एनर्जी अर्थात पदार्थ आएगा बेटा, और कौन आएगा? ऊर्जा आएगी। पदार्थ और ऊर्जा आएगी। जैविक विज्ञान के अंतर्गत हम जूलॉजी का अध्ययन करते हैं और बॉटनी का अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, जैविक विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम जूलॉजी का अध्ययन करते हैं और बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जबकि नॉन लिविंग के अंतर्गत मैटर हो गया, एनर्जी हो गया, फिजिक्स का अध्ययन करते बेटा और केमिस्ट्री का अध्ययन करते बेटा। तो हमने बताया जब रियल साइंस को दो भागों में बांटा, सिद्धांत को दो भागों में बांटा, सिद्धांत को जब दो भागों में बांट रहे हैं तो ये जीवित और अजीवित में बांटा गया। बेटा बात करें इसे तो अब बात करते हैं सूडो साइंस जो होता है, नॉन लिविंग सूडो साइंस जो होता है अर्थात अवधारणाओं पर आधारित होता है। ये जो होता है बेटा अभी बताया था परिवर्तनशील होता है। इसके अंतर्गत सामान्य सोशल साइंस आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है और सोशियोलॉजी आता है, सामान्य समाज शास्त्र आ जाता है। ये बताओ ये परिवर्तनशील क्यों कह रहे हैं इसे? पॉलिटी है, पॉलिटी का चैप्टर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो चैप्टर है बेटा जी, इंडिया का पार्लियामेंट कुछ अलग है, यूएसए का पार्लियामेंट कुछ अलग है और ब्रिटेन का पार्लियामेंट कुछ अलग है। तो बताओ ये जो पॉलिटी है, पार्लियामेंट जो है वो हर देश का अलग अलग है, ये बदल रहा है। जब बदल जाता है उसी को तो क्या कहते हैं? स्यूडो साइंस कहते हैं बेटा। और जो नहीं बदलता इसे रियल साइंस कहते हैं। इसके अंतर्गत इकोनॉमी वगैरह, पॉलिटी वगैरह, सोशलॉजी ये सारी चीज आती है। अगर जीव विज्ञान की बात करें हम, जीव विज्ञान की बात करें बेटा जी, तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी जो शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है बेटा। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो बायोस और लॉजी से मिलकर बना होता है। बायोस का मतलब होता है सजीव और जीवन। जब सजीव और जीवन को ये दोनों बायोस में आते हैं, जबकि लॉजिक का मतलब होता है स्टडी फॉर, अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं स्टडी फॉर लिविंग ऑर्गन, सजीवों का अध्ययन करना बेटा। सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जंतुओं का अध्ययन, पौधों का अध्ययन, बैक्टीरियाओं का अध्ययन और बेटा किसका अध्ययन? वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान से सीखिए बेटा, बायोलॉजी के अंतर्गत बायोस का मतलब होता है सजीव और लॉजी मतलब अध्ययन, और बायोलॉजी का मतलब होता है सजीवों का अध्ययन करना। अर्थात जीव विज्ञान के हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। लिविंग ऑर्गन की बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गन क्या करते हैं बेटा। बात करेंगे अगर कोई सजीव वस्तु है, लिविंग है, तो उसमें प्राथमिक रूप से पहले क्या होगी? ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। अगर कोई लिविंग है उसका क्या होगा? शेप होगा, आकार होगा, डिजाइन होगा। अगर ऑर्गन है तो उसकी क्या उत्पत्ति होगी। अगर सजीव कोई जीव है उसका क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा।
और बेटा उसका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण भी होगा। तो हमने बताया बेटा लिविंग ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि भी होती है, आकार भी होता है, उसकी उत्पत्ति भी होती है और वर्गीकरण भी होता है। अर्थात एक प्राकृतिक विज्ञान जिसमें सजीवों की बनावट, क्रिया, वृद्धि एवं उत्पत्ति, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं लिविंग ऑर्गन में। बात समझ में आई होगी आपको। आगे चलते बेटा ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले आपको बता दें लिविंग वस्तुएं और नॉन लिविंग वस्तुएं। लिविंग में जब एक कोशिका मिल जाती है, बहुत सारी कोशिका मिल जाती है तो बेटा ऊतक का निर्माण करते हैं। सेल क्या होता है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल होती है। छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, उन सबका शरीर सेल से मिलकर बना होता है। बेटा जी जब कई सारी सेल मिल जाती है तो बेटा टिश्यू का निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है, और कई सारे ऊतक मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं, और कई सारे अंग मिल जाते हैं तो बॉडी सिस्टम या शरीर का निर्माण करते हैं। ये लिविंग की थिंग की है। लिविंग में ये सारी चीजें होती है। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से बॉडी बन जाती है, शरीर बन जाती है। नॉन लिविंग की बात करते हैं। नॉन लिविंग होता है उसमें पहले एटम आता है, परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से पदार्थ बनते हैं। तो बेटा एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर बनते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। बात करते हैं बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी की बात करते हैं तो बेटा बायोलॉजी जो शब्द जो था, जो टर्म जो था, बायोलॉजी शब्द जो किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है लेमार्क ने दिया था बेटा, और ट्रेविरेनस ने दिया था। दो वैज्ञानिक थे बायोलॉजी जो शब्द देने वाले, दो वैज्ञानिक थे। जिन दो वैज्ञानिकों का नाम क्या बेटा? लेमार्क और ट्रेविरेनस। इन्होंने शब्द दिया था, बायोलॉजी शब्द दिया था, खोज वगैरह नहीं की थी, बल्कि ये बेटा स्वीडन के रहने वाले थे और जर्मनी के रहने वाले थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो लेमार्क ने और ट्रेविरेनस ने दिया। बेटा क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु को कहा जाता है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी को डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों को। जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन से हैं वो भी आपको बताते बेटा। 3 भाग मोस्टली 2 भाग है, परंतु तीसरे की भी चर्चा कर लेंगे बेटा। वैसे आपको बता दें 3 भागों में बांटते हैं। जैसे आपको पहला बायोलॉजी में पहले हम जूलॉजी को पढ़ते हैं। किसकी बात करते हैं? जूलॉजी को पढ़ते हैं। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। इसका अध्ययन करते हैं बेटा। दूसरा पार्ट जो होता है बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, इसकी स्टडी करते हैं। जबकि तीसरा जो होता है सूक्ष्म विज्ञान होता है। तीसरा जो होता है बेटा वो सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी होता है। तीसरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत बेटा आपको बता दें, जूलॉजी के अंतर्गत स्टडी फॉर द एनिमल, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एनिमल का अध्ययन किया जाता है। किसका? एनिमल का। बेटा इसमें सीखने वाली बात है स्टडी फॉर द एनिमल, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? ओनली जंतुओं का, एनिमल का अध्ययन करते हैं बेटा। बात करें फादर ऑफ जूलॉजी, किसकी बात करें? फादर ऑफ जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है? वो अरस्तु को बोला जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला जाता है। इनकी जो किताब थी कि अरस्तु की जो किताब थी, उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमलिज्म। बेटा याद रख ले, इस किताब का हिस्टोरिया एनिमलिज्म इनका नाम था। तो इसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब बात करें बेटा
इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी फॉर द प्लांट। हम इसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधों का अध्ययन करते हैं। अर्थात इनके जो, यहां पर गलत लिखा है, थियोपेस्टस है, यहां पर अरस्तु गलत लिख गया है। इनके जो जनक जो थे, इनके जो जनक थे वो कौन थे? थियोपेस्टस। यहां पर अरस्तु को रॉन्ग है, यहां का जनक जो बोला जाता है वो से थियोपेस्टस बोला जाता है। इनकी जो किताब का नाम था वो हिस्टोरिया प्लांटेनम था। ये काफी प्रश्न पूछा जा चुके हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोपेस्टस को बोला जाता है, इनकी किताब का नाम हिस्टोरिया प्लांटेनम माना है। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द लाइफ, जीवन क्या है? व्हाट इज द लाइफ, जीवन क्या है? तो बात करें द्रव एवं ऊर्जा के मध्य अंतर्गत संबंध को क्या कहते हैं? परिणाम को क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। जब कोई मैटर आ जाए, द्रव और बेटा एनर्जी, बेटा किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी। ऊर्जा आ जाए या बेटा कौन आ जाए? द्रव आ जाए। द्रव और ऊर्जा के मध्य संबंध जो होता है, द्रव और ऊर्जा के मध्य जो संबंध होता है, इंटरएक्शन या इंटर रिलेशन जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। द्रव और बेटा ऊर्जा के बीच इंटरएक्शन या इंटर रिलेशन जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? जीवन कहा जाता है। बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई बेटा? ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। इसके लिए कीमोसिंथेसिस थ्योरी कई बार पूछा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत या कौन सी थ्योरी किसने दी थी, और कौन सी थ्योरी थी बेटा? कीमोसिंथेसिस या केमिकल थ्योरी। बेटा ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि और ये जीवन की उत्पत्ति संबंध कौन सी सिद्धांत था? तो कीमोसिंथेसिस थ्योरी या केमिकल थ्योरी। ये बेटा किसने दी थी? ऑपेरन ने दी। किसने दी? ऑपेरन ने दी। और 1930 में ऑपेरन साहब ने इस सिद्धांत को दिया। इन्होंने बताया अर्थ के प्रारंभिक वातावरण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट उपस्थित थे। क्या कह रहा हूं? पृथ्वी पर सर्वप्रथम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व या एलिमेंट उपस्थित थे। उन्होंने केमिकल रिएक्शन करना प्राप्त किया, उन्होंने आपस में केमिकल रिएक्ट किया तो बेटा CH4 मीथेन बनी। जब इन्होंने आपस में रिएक्शन किया तो मीथेन बनी और बेटा जल बना और क्या बना? अमोनिया बना, NH3 अमोनिया बना। बेटा जब इन्होंने आपस में क्रिया करी तो बेटा कार्बोहाइड्रेट बना और साथ में वसा बनी, फैट बना, प्रोटीन बनी और न्यूक्लिक अम्ल बना, न्यूक्लिक एसिड बना। जब बेटा इन आपस में क्रिया करी तो मीथेन बना, जल बना, अमोनिया। इन्होंने आपस में क्रिया की तो कार्बोहाइड्रेट बना, वसा बनी, प्रोटीन बनी और न्यूक्लिक। बेटा बात करें थोड़ा सा, जब इन्होंने आपस में क्रिया करी, बेटा क्वेश्चन पूछा जाए, जब इन्होंने आपस में क्रिया की, इन्होंने आपस में क्रिया की तो बेटा प्रोटोप्लाज्म बना। बेटा क्या बना? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या बना? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है। फिर इसके बाद सेल का निर्माण हुआ, सेल से टिश्यू का निर्माण हुआ, टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण हुआ, ऑर्गन से बॉडी तंत्र या शरीर का निर्माण हुआ। बेटा बात करें थोड़ा सा कि 1952 का इसका व्यापारिक रूप से उपयोग होने लगा। 1952 में व्यापारिक रूप से उपयोग होने लगा। इस सिद्धांत का व्यापारिक रूप से उपयोग होने लगा और यूरे और मिलर ने इसका व्यापारिक रूप से उपयोग करने लगे और यह जो सिद्धांत था पूरी तरह से मान्य हो गया। तो कई बार पूछा जाता है कि इस केमिकल प्रोसेस
सिंथेसिस थ्योरी का उपयोग व्यापारिक रूप से किसने किया था? तो आपको बता दें यूरे और मिलर ने किया, या थ्योरी पूरी तरह से मान्य थी। बेटा बात करें थोड़ा सा और समझने की, क्या है, सबसे पहले सन की बात करते हैं, सूरज, उसके बाद पृथ्वी की बात करते हैं, उसके बाद जीव की बात करते हैं। 15 अरब वर्ष पहले सन की उत्पत्ति हुई, यह साइंस बताता है। 15 अरब वर्ष पहले सन की उत्पत्ति हुई, और हमें कैसे पता चला कि 15 वर्ष पहले ही सूरज की उत्पत्ति हुई है? तो बेटा पोटेशियम जो 40 है, ये समस्थानिक है, पोटेशियम 40 के माध्यम से हमको पता चला कि पोटेशियम 40 के माध्यम से पता चला कि सूरज की उत्पत्ति 15 बिलियन ईयर पहले अर्थात अरब साल पहले हुई है। किसके माध्यम से पता चला? पोटेशियम 40। पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमको पता 4.8 बिलियन अर्थात 4.8 बिलियन अरब वर्ष पहले पता चला। कैसे पता चला? तो आप बता सकते हो यूरेनियम 238। बेटा कौन सा? यूरेनियम 238 समस्थानिक है बेटा, इसे 238 के माध्यम से हमको पता चला था कि अर्थ की उत्पत्ति 4.8 बिलियन पहले हुई है, यूरेनियम 238 की। जब जीव की उत्पत्ति के बारे में पूछें, जीव की उत्पत्ति के बारे में पूछे तो जीव की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पहले हुई है। और ये कैसे पता चला है? तो बता सकते बेटा ये कार्बन 14 के माध्यम से हमें जीव की उत्पत्ति का पता चला है। तो बेटा ये जो पॉइंट है कार्बन 14, ये जो पॉइंट है यूरेनियम 238 और पोटेशियम 240, इनको भली भांति याद रखते हुए चले। सजीवों के गुण, कैरेक्टर ऑफ लिविंग, ये क्या है बेटा? सबसे पहले अगर कोई सजीव होगा उसमें कोशिकीय संगठन जरूर होगा। क्या होगा? कोशिकीय संगठन। क्योंकि पौधा हो या जंतु हो, छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, उनका कोशिकीय संगठन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है बेटा। बात करें अगर सेल होगा तो उसमें बेसिक होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन होगा और यूनिट ऑफ लिविंग होगी। अर्थात कहने का अर्थ है कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या है? यूनिट है। बेसिक की बात करते हैं, इनका क्या होता है? फंडामेंटल, आधारभूत, और सबसे छोटी इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। स्ट्रक्चर की बात करें, यह विशेष प्रकार की संरचना होता है। देखो बेटा आरबीसी भी कोशिका होती है, डब्ल्यूबीसी भी कोशिका होती है, पौधों की कोशिका होती है। आरबीसी की संरचना कुछ अलग है, डब्ल्यूबीसी की संरचना कुछ अलग है, पौधों में संरचना क्या अलग है। तो इनकी जो संरचना होती है वो सबकी अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती। बेटा बात करें इनके जो फंक्शन होता है, एक विशिष्ट प्रकार के कार्य, देखो डब्ल्यूबीसी का कार्य अलग है, डब्ल्यूबीसी की जो कोशिका है उनका कार्य अलग है, आरबीसी की कोशिका है उनका कार्य अलग है। आरबीसी O2 और CO2 का परिवहन करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो सभी कोशिका के जो कार्य होते हैं सभी के अलग अलग होते हैं। पौधों की कोशिका के कार्य उनके अलग होते हैं। तो समझ में आया होगा। ये तो मैं बता चुका, सेल से टिश्यू बनते, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी बनते हैं। प्रत्येक कोशिका की संरचना क्या होती? अलग होती है। अर्थात आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग, प्लांट सेल की अलग, ह्यूमन सेल की अलग। सभी के कार्य भी क्या होते बेटा? अलग अलग होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। मेटाबॉलिक रिएक्टर क्या होता है ये भी बता चुके हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन उपापचय क्रिया क्या है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें मेटाबॉलिक क्रिया क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है। पहला प्रश्न यहीं से मिलेगा कि उपापचय क्रिया क्या है। तो उपापचय क्रिया बेटा बायोकेमिकल रिएक्शन है, अर्थात एक जैव रासायनिक क्रिया है। हिंदी में इसे जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। बेटा बात करें कि
भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है, साथ ही शरीर में प्रोटीन उपापचय के लिए रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करती है। तो उपापचय क्रिया आपको बता दें, सजीवों में वृद्धि के लिए, सजीवों के विकास के लिए, प्रजनन के लिए, अनुकूलन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो कहने का अर्थ है, शरीर में जो भी जैव रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, उन केमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक क्रिया। जैसे भोजन आया, भोजन आने पर टूटता है, तो वो भी कैसा है, मेटाबॉलिक क्रिया। विटामिन का पाचन होना मेटाबॉलिक क्रिया होता है। ये मेटाबॉलिक क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है, एक एनाबॉलिक होती है बेटा, एक कौन सी होती है, कैटाबॉलिक, अर्थात उपापचय क्रिया होती है बेटा, और एक अपचय क्रिया होती है। तो एनाबॉलिक और बेटा कौन सा, कैटाबॉलिक, दो प्रकार की बांटी। तो बेटा एनाबॉलिक को पढ़ते हैं, एनाबॉलिक क्या होता है। तो बेटा इधर देखना कि सजीवों के शरीर में होने वाली सबसे प्रमुख चीज यहीं से आपको समझना पड़ेगा। ये क्या करती बेटा, सरल अणुओं को सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण करती बेटा। जब आपके पास छोटे छोटे अणु हैं से बड़े अणु का निर्माण होता है, अर्थात आपके पास मान के चलो ये 5 उंगलियां अलग अलग है, तो ये कैसे छोटे अणु है, जब आपस में मिल जाएंगी तो ये क्या जटिल अणु का निर्माण करेंगे। तो कहने का अर्थ है, सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चेन मिल जाता है तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जटिल अणु का निर्माण कर लेता है। तो जटिल अणु का जब निर्माण होता है, इस क्रिया को हम क्या कहता है, एनाबॉलिक या उपचय क्रिया कहते हैं। बेटा इसमें ये प्रश्न भी आया हुआ है, इसमें ऊर्जा लगती है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। जब एनाबॉलिक क्रिया होती है ना, तो क्या ऊर्जा लगती है, मुक्त नहीं होती, इसमें ऊर्जा क्या होती है, लगती है, खर्च होती है बेटा। तो आपको समझ में आया होगा। इसके जो उदाहरण काफी इंपोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण होना, प्रोटीन का बनना, डीएनए का बनना, ये सब कौन सा है, एनाबॉलिक में। बेटा प्रोटीन का बनना भी एनाबॉलिक का उदाहरण है, डीएनए का बनना भी। देखो बेटा सीखने की कोशिश करना, CO2 छोटा अणु है, जल ये भी छोटा अणु है, जब आपस में मिल गया बेटा तो एक कैसे अणु का निर्माण कर लिया, जटिल अणु का निर्माण कर लिया। C6H12O6 का निर्माण कर लिया बेटा जी, अर्थात जटिल अणु का निर्माण कर लिया। बेटा इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मैं जो कहना चाहता हूं उस पर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें सरल अणु जटिल अणु में बदल रहे बेटा। देखो यहाँ पर सरल अणु हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO हो गया, CO2, और जल हो गया, आपस में बड़े अणु का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। कैटाबॉलिज्म क्रिया में क्या होता है बेटा, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, आपको बता दें कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, भी थोड़ा सीखने की कोशिश करें। इसमें क्या हो रहा है बेटा, जटिल अणु, कौन सा अणु बेटा, जटिल अणु। यहां पर जो हो रहा है, यहां पर जटिल अणु सरल अणु में बदल रहा है बेटा। क्या बदल रहा है, क्वेश्चन को सीखे बेटा, इसमें जटिल अणु सरल अणु में बदल रहा है। जटिल अणु किस में बदल रहा है, सरल अणु में बदल रहा है। और बेटा इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है बेटा, ऊर्जा रिड्यूस हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। जब ऊर्जा निकल रही है, इसी को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक। बेटा जब पांचों उंगली आपस में मिल जाती है और बड़ी मुट्ठी का निर्माण करती है, इसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। जब ये मुट्ठी खुल जाए और 5 उंगलियों में बट जाए, इसे कहते हैं कैटाबॉलिक, अर्थात बड़े अणु से छोटे अणुओं का निर्माण होता है। इसके जो एग्जाम्पल है बेटा, देखो एग्जाम्पल को देखो C6H12 ये क्या है, ये जटिल अणु है बेटा। ये कौन है, जटिल अणु है। जब जटिल अणु का विघटन हुआ तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनाया, अर्थात सरल अणु का निर्माण किया बेटा। किसका निर्माण किया, सरल अणु का निर्माण किया बेटा। तो इसके एग्जाम्पल सबसे इंपोर्टेंट है बेटा, श्वसन क्रिया होना या पाचन क्रिया होना कैटाबॉलिज्म के उदाहरण है, कैटाबॉलिज्म के उदाहरण। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा फुल इसकी वीडियो मिल जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो सब ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फैला दो इसको।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।